हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट की मॉडल पेपर का साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वन सेट को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए ऋणात्मक दिया है ना, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण के लिए। देखिए अवतल दर्पण में जो आपका है फोकस दूरी बाईं साइड होती है, तब बायां साइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और उत्तल दर्पण जो होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होता है, यानी दायां साइड होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की प्लस। तो उत्तल की प्लस और अवतल के माइनस। तो यहाँ ऋणात्मक का है तो इसका होगा अवतल दर्पण। अब देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर R/2, ये सिद्ध किए होंगे। सिद्ध करने के लिए भी आपको आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ से F बराबर R/2, इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। इसका क्या आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप याद रखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो लाल रंग कम झुकता है, इसका आंसर क्या होगा, लाल रंग। देखिए लाल रंग जो होता है बहुत दूर तक आप उसको देख सकते हैं, यानी झुकाव कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो देखिए आंख पर जो होता है ना, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन में है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण में हमेशा नहीं, सॉरी, अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। ठीक है, इसमें उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, चाहे निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में। यहाँ आप लोग गड़बड़ाते हैं, कितना लोग यही नहीं सोच पाता है कि हम अवतल मारेंगे आंसर में कि उत्तल मारेंगे। देखिए आपके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है, कि जैसे आप तो याद करके खूब जाते होंगे, ठीक है, परीक्षा हॉल में बैठते ही आपका जो दिमाग होता है काम नहीं करता है, सोचने लगते कि अरे अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो इस स्थिति में आप एक हमारा ट्रिक याद रखिए। अगर इस ट्रिक को याद रखते हैं ना तो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, 2 है तो 3 और 3 है तो 4, बस ज़्यादा नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, 2 3 3 4। अब कहिएगा ये कौन सा ट्रिक बता दिए। तो देखिए ये ट्रिक जो है ना, ये ट्रिक है, दो लिखे हैं तो 2 का मतलब समझिए दूर। ठीक है, कई अक्षर के दूर है, 2 अक्षर के है। देखिए एक 2 अक्षर के दूर है ना, इसके लिए हमको 3 अक्षर के चाहिए, तो उत्तल 3 अक्षर का होता है। ठीक, फिर 3 लिखल है, 3 का मतलब निकट। निकट कई अक्षर के है, 3 अक्षर के है, इसके लिए हमको कई अक्षर के चाहिए, 4 अक्षर ना, 3 है तो 4, तो यानी अवतल। देखिए तो कितना अच्छा से याद हो गया कि दूर यानी 2 अक्षर के है, 2 अक्षर के 3 अक्षर के प्रयोग किए, निकट 3 अक्षर के है, 4 अक्षर के। ई 2 है तो 3, 3 है तो 4। ई जब याद रखिएगा ना, आप परीक्षा में कभी भी नहीं गड़बड़ाइएगा। ठीक है, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। तो यहाँ से आप बताइएगा कि निकट है ना, तो निकट के लिए क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट कै अक्षर के है, 3 अक्षर के है, तो निकट 3 अक्षर 4 अक्षर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर नवा का हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है।
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किया था मैक्सवेल। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि अब कितना लोग सोचता होगा कि वो तो फ्लेमिंगो के दाएं हाथ के नियम है, तो बाबू उसका दायां हाथ के नियम है, अंगुष्ठ नियम नहीं है। अंगुष्ठ नियम किसका है? अंगूठे का नियम किसका है? मैक्सवेल का ही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। आगे है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर कहिए चाहे विभव कहिए, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक, इसको वोल्ट, कहीं कहीं वोल्ट न लिख के जूल प्रति कूलम लिखता है। ठीक है, जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम कह रहे हैं? क्योंकि आर टोटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो आर टोटल प्रतिरोध निकालना रहेगा, तो R1 जितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो सबको जोड़ देंगे, और समांतर क्रम में जुड़ा रहता है ना, तो इसके लिए इसे लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/R बराबर। इस समांतर क्रम के लिए है 1/R वाला। तो यहाँ से देखिए तो ये बट्टा में आ गया, तो यानी कम होगा मान, भागा दिया जाएगा तो कम होगा, और ये सीधे जुड़ रहा है तो ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक होती है। ठीक है, क्योंकि हम उसको अच्छा से देख नहीं सकते हैं, जो चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखा है। अब कहिएगा कि चुंबकीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा है क्या होता है? समझिए बाबू, यहाँ एस होता है, यहाँ एन होता है। ठीक है, ये एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, और इसके देखिए यहाँ से सब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा के नाम से ऐसे जानते हैं। इस सब बल रेखा होता है। अब कहिएगा कि चुंबक में तो हम देख ही नहीं किए कि ऐसा हो भू करता है। ठीक है, तो इस चुंबक में तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये सब देखने के लिए चुंबक में नहीं मिलेगा। इसके निकट वस्तु देखिए, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दिए, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, तो ये क्या चुंबक तिरेगा? नहीं तिरेगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। यहाँ रख दिए, चुंबक नहीं तिर पाएगा। बाकी जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ गया, चाहे चुंबकीय बल रेखा के अंदर, तो चुंबक का करेगा डायरेक्ट खींच लेगा। तो यही होता है चुंबकीय बल रेखा। नहीं देखते हैं कि अलग से चुंबक खींच लेता है कोई कोई वस्तु आके, तो यानी कि उसके जितना दूर में उसका क्षेत्र फैलाया है चुंबक, उसके नज़दीक में आ जा रहा है तभी तिर ले रहा है। अगर उसके नज़दीक में नहीं आएगा तो वो नहीं खींच पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो कैसी होती है? काल्पनिक। ठीक है, केवल कल्पना कर सकते हो, वास्तविक नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इस जूल में दिया, तो जूल में हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एगो आप याद रखिए। ठीक है, आप एक केवल याद रखिए, उत्तल को अभिसारी याद रखिए, बस इतना ही से याद हो जाएगा। अब कहिएगा कि उत्तल में कौन? उत्तल तो लेंसों में होता है, दर्पणों में, तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी। तो जब उत्तल लेंस अभिसारी होगा तो अवतल अपसारी होगा। ठीक, दर्पण में पलट जाता है, उत्तल दर्पण अपसारी हो जाता है और अवतल लेंस अभिसारी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अपसारी लेंस ना, तो अपसारी लेंस कौन हो जाएगा? अवतल। अभिसारी याद रखना है उत्तल को। आगे देखिए, प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या होता है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला, तीनों होता है।
जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है यानी रंग, वही वर्ण या रंग कहेंगे, इसका जो है लाल हरा नीला जो है ये टीवी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेलीविज़न। अगर पूछेगा कि टेलीविज़न का रंग कैसा होता है तो आप यही बोलिएगा, लाल हरा नीला। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आँख का रंगीन भाग होता है उसको हम आइरिस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं परितारिका। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? परितारिका। अगला क्वेश्चन है कि एक HP बराबर होता है, H का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर। इसको हिंदी में कहा जाए तो अश्व शक्ति कहा जाता है, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, विशालक शीशा यानी इसको कहेंगे इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो जो विशालक शीशा होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लेंस में उत्तल लेंस होता है। विशालक शीशा कौन होता है? उत्तल लेंस। आगे है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं, जो गति करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा में अगर हम तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ओकरा में जो आएगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए, एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। तो एम्पियर बटे घंटा बराबर होता है आवेश का। ठीक है, एम्पियर बटे घंटा, सॉरी एम्पियर घंटा है। Q बराबर IT होता है ना जी, तो I का हो जाएगा एम्पियर और T का हो जाएगा टाइम, टाइम यानी घंटा। ऐसे तो सेकंड में मापते हैं समय को, बाकी यहाँ से घंटा में लिया है यानी समय लिया है, तो एम्पियर घंटा किसका होता है? आवेश का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल वाट का बराबर होता है जूल। इसे तो इसका फॉर्मूला समझिए ना पहले। वाट है ना, तो वाट किसका होता है? शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय होता है। ठीक, तो कार्य का हो जाएगा W यानी वर्क, जूल, कार्य को जूल और समय को सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव आता है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो शरीर में भोजन का जो पचना होता है वो उपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ऑक्सीजन का संयोग, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो जा रहा है ना ऑक्सीजन। आगे है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें से चूना पर जब पानी जल डालिएगा तो उसमें निकलेगा, तो उसमें क्या होगा? क्षेपी अभिक्रिया। 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो कॉपर। कॉपर क्या करता है? किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, अगला है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का। तो चूना जल यानी कि कह सकते हैं कि बुझा हुआ चूना। चूना जल का मतलब जल भी है और चूना भी है। तो बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ में जल आएगा तो जल में हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? CaOH का वोल्टोइज। 29 का डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को, तो क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक, तो इसका pH मान, एक मिनट, क्षारक इसका pH मान कितना होगा? तो इसका pH मान या 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। क्षारक है और क्षारक का pH मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। क्षारक का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। तो इसका A और B का होगा, दोनों होगा।
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? देखिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 गो सहसंयोजक बंध होते हैं। अगर इसको समझने का प्रयास कीजिए, एल्केन रहेगा तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्किन रहेगा तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड। और एल्काइन तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड। बस इतना ही याद रखिए। तो यहाँ एल्काइन है ना, तो एल्काइन में क्या बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज के आप जानते हैं 6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहेंगे? साबुन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनकी तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो अगर बाएं से हम दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से एक तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार से क्रम में सजाइए। तो धातु के गुण, अब यहाँ से हम पता नहीं कौन से गुण से लिया गया है, इसमें आपको देख सकते हैं, इस पता नहीं चल रहा है कि कौन से गुण लिया गया है। तो 36 के अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन का है, इसमें धातु और अधातु दोनों की मात्रा होती है। तो ये क्या है? उपधातु है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व है सोडियम। अब कहिएगा कि विद्युत धनात्मक तत्व कैसे है? तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है, 2 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको 4 गो की ज़रूरत है। क्लोरीन के 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7। इसको 1 गो की ज़रूरत है, तो 1 दूसरा से लेगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 4 को लेगा तो माइनस में रहेगा। अब देखिए सोडियम तो 2, 8, 1। तो देखिए अब इसके पास 1 गो है, इसको 8, 7 गो कोई नहीं देगा, तो ये दूसरा के दान में दे देगा। तो दूसरा कर्जा हम देंगे, दूसरा के कर्जा तो हम प्लस में न रहेंगे। तो अब फास्फोरस के 15 होता है, तो 15 के 2, 8, 5 करिएगा, 8, 2, 10, 5, 15। अब कहिएगा कितना लोग सोचते होंगे 2 वाट कहाँ से लिख रहे हैं? अरे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो जाकर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या नियम होता है। ठीक, तो कि पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में 8 गो सजाते हैं। तो 2, 8, 5, यहाँ से 3 गो इसको चाहिए 8 गो होने के लिए, ये भी कर्जा 3 गो मांगेगा। बाकी 1 गो इसके पास है, तो 7 गो कोई नहीं देगा, तो 1 गो दूसरा के दान में दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। किस में? उत्तराखंड में। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर, अगर आप 1 किलो सोडियम को लेके पानी में फेंक दीजिएगा ना, तो बम जैसा ब्लास्ट करेगा। यानी कि ये पानी के साफा दुश्मन है। ठीक है, कि पानी अगर मतलब दुश्मन है कि सोडियम पर पानी छिड़किएगा ना तो आग धर लेगा। तो इसलिए इसको हवा से संपर्क तोड़ने के लिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। आगे देखिए, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से सर्फ एक्सेल बनाया जाएगा। डिटर्जेंट है, क्योंकि अपमार्जक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट पाउडर नहीं सुने हैं? घड़ी उड़ी में जिस रहता है डिटर्जेंट पाउडर। शैम्पूओ बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है, यानी कह सकते हैं सब बनाया जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का होता है। यही सौर सेल यानी का सोलर प्लेट में क्या होता है? सिलिकॉन का ही यूज होता है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो नहीं होता सीएनजी। सीएनजी से गाड़ी मोटर में भराता है,
गाड़ी उड़ी में भराता है गाड़ी चलाने के लिए। बाकी एलपीजी के घर गैस सिलेंडर होगा, बायोगैस जिसको गोबर गैस कहते हैं, कोयला, ये सब घरे यूज होता है ये खाना बनाने के लिए। बाकी सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए होता है। आगे देखिए 2Cu+O2 टू रिएक्शन साइन है 2Co, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ से आप दिखाई दे रहा होगा जो कॉपर ऑक्सीजन से संयोग किया है और कॉपर डाइऑक्साइड बना है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो पहला संतुलित है, हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन दूगो, क्लोरीन दूगो, शुरू में लगा है तो इसका मतलब क्लोरीन भी दूगो है। जो बी है वो बी संतुलित नहीं है। बी यहाँ से देख सकते हैं बी संतुलित नहीं है। पी बी एगो है, इधर पी एगो है। एन यहाँ दो से गुड़ा हुआ है तो दूगो हो गया, बाकी एन एक ही गो है। एन एक ही गो है, ओ न दूगो है, यानी ओ 6 गो है, तो 2 2 4 1 5 गो इधर। तो दूसरा आंसर सही होगा क्योंकि दूसरा संतुलित नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बाबू अगर अम्ल रहेगा, अम्ल का पीएच मान पूछेगा तो 7 पीएच मान तो 7 से कम होगा, 7 से कम। ठीक, क्षारक कहेगा तो क्षारक का अगर पीएच मान पूछेगा तो इसका होगा 7 से अधिक। अगर उदासीन रहेगा यहाँ से देख सकते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल इसमें से है CH3COOH। कहिएगा कैसे? ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों में मिल जाता है ना, एक में मिल जाता है। तो सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, माने कठोर से कठोर धातु को पिघला सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तो इसी अम्लों के राजा है। अम्लों के राजा किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के। जिसको ठेठ भाषा में बोला जाए तो तेजाब बोल सकते हैं। तो एगो तेजाब है, एगो ई प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। बाकी जो बच गया ई वाला ना, सी ऑप्शन ना, इसका नाम है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। तो ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। आगे देखिए क्रायोलाइट अयस्क है तो मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का। आगे क्वेश्चन में है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। कितना होती है? 19। आगे है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। देखिए आप लोग जानते होंगे कि चींटी के डंक या नेटल के डंक या मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चाहे मेथनोइक अम्ल। तो दोनों एक ही नाम हुआ है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल दोनों एक ही नाम है। नहीं बताए थे जब अम्ल क्षारक अम्लवर्ण पढ़ा रहे थे, तो जाके वीडियो में देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, कि फॉर्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल दोनों बताए थे कि दोनों एक ही नाम है। हाँ, बात यह है कि अगर साधारण नाम कहेगा, साधारण नाम, ठीक, तो साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, और अगर IUPAC नाम कहेगा, IUPAC नाम, IUPAC नाम कहेगा तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। ठीक, मेथनोइक अम्ल। तो अब कितना समझ में नहीं आता होगा कि IUPAC क्या होता है। तो IUPAC हम बता दें कि I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, P का मतलब होता है प्योर, एंड फिर A का मतलब होता है अप्लाइड, C का मतलब होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, जो पूरे विश्व में मान्यता होता है IUPAC का। और साधारण जो है वो तो भारत के लिए शायद होगा। आगे देखिए एल्काइन कौन है? तो एल्काइन कौन होता है? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जिसमें ये जो सूत्र का फॉलो कर देगा वही एल्काइन है। तो यानी यहाँ से 2 शब्द में न बैठाया गया है, तो 2 बैठा के देखते हैं। एक के लिए संभव नहीं है, एल्काइन जो होता है एक के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो C2 बैठाएंगे तो C2H2 गुणा 2 और -2, तो हो जाएगा C2 H 2 दूनी के 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी C2H2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, C2 और H2।
आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का होता है C12H22O11, C12H22O11। ये सब सूत्र आपको बहुत काम करेगा, एक जगह कॉपी पर कहीं लिख लीजिए। आगे है क्वेश्चन में कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या होती है 3। एसिटिलीन कहिए चाहे इथाइन कहिए, तो इथाइन यानी एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन के लिए उपयोग किए जाने जो बीज होता है वो अंकुरित बीज। अंकुरित रहेगा तभी ना श्वसन करेगा, सूखा रहेगा तो थोड़े श्वसन होगा, उबला हुआ रहेगा तो थोड़े श्वसन होगा, कुचला रहेगा तो थोड़े श्वसन होगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। आगे है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। अब देखिए, आप लोग के वृक्क पढ़ाया हुआ होगा, वृक्क जो होता है उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र। अब कहिएगा वृक्क कैसा होता है। तो देखिए, हम आपको इसे तो अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाए हैं, इसे तो हम पढ़ा दिए हैं कोचिंग में अपने, जिससे मेरा कोचिंग है उसी में हम पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, जो वृक्क होता है ये सेम के बीज के आकार के होता है और दोनों साइड एक वृक्क होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, नहीं इंग्लिश में कहते हैं किडनी, हिंदी में वृक्क या इसका नाम है गुदा। इसका नाम वृक्क या का है, गुदा नाम है। ठीक है, तो अब ये कहाँ रहता है? तो किडनी तो आप जानते हैं कि दोनों साइड में रहता है, जहाँ उत्सर्जन तंत्र होता है उसी के साइड में एकदम अंदर रहता है। और इसी के अंदर लाखों नेफ्रॉन रहते हैं, तबे न मूत्र छनाता है, तबे न पेशाब उसाब करते हैं, छना उना के पूरा शरीर में पानी पीते हैं, छनाता है, सब इस ब्रिक और ये क्या कहते हैं, नेफ्रॉन काम करता है। ठीक है, कि पानी छानना है और जल को अवशोषित करना है, उसको जहाँ से पेशाब करते हैं उसमें ले आना है, वृषण में ले आना है। सब काम किसका होता है? इस ब्रिक होता है, ब्रिक का और नेफ्रॉन का काम होता है। ब्रिक के अंदर नेफ्रॉन होता है। तो उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है, किसका है? उत्सर्जन तंत्र का। ठीक, आगे देखिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम है ना, तो जाइलम जो होता है, जाइलम वो जल के लिए है। जाइलम किसके लिए? पानी यानी जल। जाइलम किसके लिए? जल। आपको यहाँ एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, अगर जाइलम कहेगा, जाइलम, तो आपको मार देना है जल पर। ज से स्टार्ट हो रहा है जाइलम। ठीक, जाइलम किससे? जल। जाइलम जल, जाइलम जल, याद रखिए। अगर भोजन का परिवहन कहेगा, भोजन का परिवहन, तो इसके लिए फ्लोयम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोयम। अब कहिएगा कि इसको कैसे याद रखें? तब पफ बभ में फ आता है ना, अब पफ बभ में भव आता है, तो याद रखना है कि पफ बभ वाला है तो पफे बभ वाला में मारेंगे, यदि फ्लोयम, भोजन के लिए फ्लोयम, भोजन के लिए फ्लोयम, जल के लिए जाइलम, जल के लिए जाइलम। ठीक, याद हो गया? आगे देखिए, तो इस आंसर जो हो जाएगा पानी हो जाएगा, आपको पहले बता दिए। आगे देखिए, इसमें आगे है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको सबको तो पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो निकलती है, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कि फलों को पकाने के लिए निम्न से किसके नियंत्रित में किया जाता है। तो देखिए इथिलीन के प्रयोग करके फलों को हम पका सकते हैं। ठीक है, इथिलीन का उपयोग करके हम फलों को पका सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इन्हें कहता है इथिलीन के कि कार्बाइड डाल दिए है, तो कार्बाइड है ना, है इथिलीन। आगे देखिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है कहलाती है। तो न्यूरॉन के डेंड्राइट से हम क्या करते हैं? जानकारी हासिल करते हैं। डेंड्राइट जो रसी टाइप का नहीं होता है, ये ऐसे तंत्रिका तंत्र आप लोग पढ़े होंगे शायद। ठीक है, इस तरह से यही डेंड्राइट है, जो ये वाला जो है ना, ये सब भागवा, यही सब डेंड्राइट होता है। इसी से सूचना ग्रहण किया जाता है, डेंड्राइट से ही। ठीक है, आगे है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। तो आपातकाल के हार्मोन
के नाम से एड्रीनल ग्रंथि को जानते हैं। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकाल हार्मोन के नाम से जानते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, तो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, उसे अनैच्छिक कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है, तो वो चबाना है। क्यों? क्योंकि चबाना हमारी इच्छा रहेगा तो चबाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं चबाएंगे। तो अब चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे है कि मानव गर्भ की अवधि कितने दिन की होती है। तो मानव जो गर्भ की अवधि होती है वो होती है, लोग नहीं कहते हैं कि 9 महीना में 9 महीना के लिए पेट में बच्चा पाल के रखता है, 9 महीना में बच्चा तैयार होता है। तो 9 महीना और 30, 1 महीना में लगभग 30 दिन, तो 9 तिया 27, यानी कि कह सकते हैं कि 270 दिन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 270। आगे है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो गंगा एक्शन जो प्लान शुरू हुआ था वो हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। आगे क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। आप यहाँ से हाइड्रा भी याद रखिएगा, ठीक है, हाइड्रा में भी होता है मुकुलन द्वारा, ईस्ट में भी, हाइड्रा में भी। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र से टीबी भी हो सकता है। टीबी क्या होता है? टीबी में क्या होता है कि जब खांसते हैं तब ब्लड आने लगता है, यही ना टीबी की पहचान है। तो यानी श्वसन तंत्र में गड़बड़ी शायद होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। निमोनिया में क्या होता है? नाक बहने लगता है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते? यही बोला है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है, वसा का भी हो जाता है, इन सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। आगे है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य जो कारण होता है वो होता है हाइपरटेंशन, याद रखिएगा, हाइपरटेंशन। आगे है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो निम्न में से जो परजीवी है, परजीवी माने दूसरे पर निर्भर रहता है, तो परजीवी में हो जाएगा, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा कसकूटा। क्या हो जाएगा? कसकूटा, जो दूसरे के से भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण पंप जो किया जाता है वो अलिंद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अलिंद द्वारा, ठीक है। अगला है हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में कौन सा होता है? मुकुलन होता है, ठीक है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे। जनन संचारित रोग है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि एड्स भी जनन के से होता है, जनन में ही होता है। सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, यानी इनमें से सभी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वो बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज। आगे है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ए में जो होता है वो बी, एंटीबॉडी बी होता है, एंटीबॉडी बी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा नहीं नियंत्रित करने वाला जो है पदार्थ वो होता है इंसुलिन होता है। क्यों? इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं करता है, तभी ना क्या होता है, चिनिया रोग हो जाता है। आगे देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप पौधे में वृद्धि हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या करता है? पौधे को बढ़ाता है। 77वां है जो क्वेश्चन में कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है, बाहरी से नहीं होता है, अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के मुंह में कितना जोड़ी होता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीन जोड़ी। क्या जोड़ी? 3 जोड़ी। अगला है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन। ठीक, एक मेल हार्मोन का एक और नाम है टेस्टोरॉन। टेस्टेस्टोरॉन। स्त्री हार्मोन का है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल चुना था। मेंडल का चुना था, मटर के पौधे को चुना था।